वीरेंद्र भाई, पहले तो टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा को लेकर बातचीत करते हैं। वहां आपने क्या देखा, आपकी चुनावी यात्रा वहां पे कैसा सफर रहा? तो हरीश मीणा जो है, राजस्थान के डीजीपी रहे हैं, वहाँ बयानबाजी बहुत देखने को मिली। कभी हरीश सुखवीर सिंह जौनापुरिया को काउंटर करते हुए नजर आए, तो कभी सुखवीर सिंह जौनापुरिया हरीश को काउंटर करते। टोंक में जब से सचिन पायलट गए हैं तो वहाँ की राजनीति बदली है, कुछ करवट ली है उसने। वीरेंद्र भाई, आप भी गुर्जर समाज से आते हैं, लेकिन आप वहां गए थे तो वहां से देवली उनियारा से चुनाव लड़े कहीं ना कहीं विजय बैंसला। तो उनका स्टेटमेंट, क्योंकि वो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, उनका स्टेटमेंट खुल के नहीं आया कि गुर्जरों को साथ सही नहीं हुआ भारतीय जनता। खेल गए, वो गेम खेल गए। कोटा बूंदी, वहाँ का क्या रहा? हरीश मीणा वहाँ का क्या रहा? प्रहलाद गुंजल थे, वो मिलना मैदान में थे। पूरा राजस्थान चुनाव को देख रहा था, शिवसेना नए विधायक थे, पूरा राजस्थान की कवर थी जैसलमेर बाड़मेर के ऊपर। तो क्या शिव के नए विधायक रविंद्र भाटी उस चुनाव को निकाल पाएंगे? प्रदेश में लोकसभा चुनाव का परिणाम तो 4 जून को आएगा, लेकिन आज हमारे साथ राजस्थान के चीफ रिपोर्टर वीरेंद्र जी पंवार है, जो लगातार कम से कम 5-7 लोकसभा सीटों पर गए हैं और वहां जनता से सवाल भी किया है, जनता का मूड भी जानने की कोशिश करी है और जनता का मन भी जानने की कोशिश की है कि जनता अब की बार मतदान किस करवट जाकर करना चाहती थी। वीरेंद्र भाई, पहले तो टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा को लेकर बातचीत करते हैं। वहां आपने क्या देखा, आपकी चुनावी यात्रा वहां पे कैसा सफर रहा? सबसे पहले तो बिल्कुल हमने चुनावी यात्रा की और आज आप हमारे साथ जुड़े। आपका सबसे पहले तेजपाल भाई, तेज मीडिया ग्रुप का और आपका न्यूज़ तक राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है और आपको धन्यवाद भी है कि आप हमारे साथ जुड़े। और बिल्कुल हमने सवाई माधोपुर की चुनावी यात्रा की। हम सवाई माधोपुर में जब हम गए तो वहाँ की सबसे पहले तो हमने ऊँट पर बैठकर एक आदमी से बात की जो अनाज ले जा रहा था। 2500 रुपये में ख़रीदा, 2600 में बेचता है, गांव से लाता है। वो बड़ा अनुभव, बड़ा दिलचस्प किस्सा था उसका। दूसरा हमने ये जाना कि आखिर अब जो टोंक सवाई माधोपुर सीट की सवाई माधोपुर की बात करें तो 2008 में अस्तित्व में आई थी। वैसे 2004 में परिसीमन होना था, लेकिन डिले हो गया और 2008 में अस्तित्व में आई। 2009 में वहाँ से नमो नारायण मीणा सांसद बनते हैं। उसके बाद मोदी फैक्टर आता है और एक देश में माहौल खड़ा होता है और सुखवीर सिंह जौनापुरिया 2014 में टिकट लेके आते हैं और भारी बहुमत से जीत के जाते हैं। उसके बाद 2019 में फिर टिकट लेके आते हैं और फिर जीत के जाते हैं। मोदी के नाम पे चुनाव जीत के जाते हैं। सीधी सी बात है। अब देखो, हरीश मीणा जो है, राजस्थान के डीजीपी रहे हैं, वहाँ बयानबाजी बहुत देखने को मिली। कभी हरीश सुखवीर सिंह जौनापुरिया को काउंटर करते हुए नजर आए, तो कभी सुखवीर सिंह जौनापुरिया हरीश को काउंटर करते हुए नजर आए। एक सबसे बड़ी चीज़ ये निकल कर आती है कि जो 10 साल में जो मोदी शासन है, बिल्कुल राम मंदिर, बहुत सारे मुद्दे हैं बीजेपी के पास, लेकिन सिटिंग जो एमपी होता है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं थोड़ी नाराज़गी होती है वोटर को लेके। दूसरा, सचिन पायलट, मेरा जहाँ तक राजनीतिक अनुभव है, सचिन पायलट जब से टोंक में 2018 का चुनाव लड़ने गए तब से लेकर वहाँ की जो टोंक सवाई माधोपुर की जो राजनीति है वो थोड़ी बदली है, हवा वहाँ की बदली है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सुखवीर सिंह जौनापुरिया मजबूत कैंडिडेट हैं, मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार वो राम मंदिर को इनको बुनाते रहे, जनता को याद दिलाते रहे। लेकिन वहीं हरीश मीणा की अगर बात करें तो देवली उनियारा में गुर्जर समाज के सबसे बड़े लीडर स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय बैंसला को चुनाव हरा के आए और 20,000 से चुनाव हरा के आए। तो दूसरी चीज़ तरफ बात अगर निकल के ये आती है, अगर वहाँ से गुर्जर वोटिंग नाराज़ की नज़र आती है तो फिर कहीं ना कहीं हरीश मीणा फंस सकता है। लेकिन पायलट जी ने आप देखो किस तरीके से कैंपेनिंग की रणनीति बनाई और चुनाव कैंपेनिंग को लेकर चले पायलट साहब। तो उस तरीके से लगता है कि मुझे लगता है कि चुनाव यहाँ का भी फंसा हुआ है। कुछ ना कहना आसान नहीं होगा किसी के लिए। भाई, सबसे ज़्यादा वोटिंग की अगर बात करें तो यहाँ गुर्जर और मीणा वोट बैंक आता है और मुकाबला भी गुर्जर और मीणा के है। पहले तो गुर्जरों की बात करते हैं। गुर्जर कहीं ना कहीं अब की बार भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है। मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, एक मंत्री बनाया जवाहर सिंह बेडम को, उसकी नाराज़गी आपको क्या लगा? गुर्जरों से बातचीत करने की कोशिश करी तो गुर्जरों का
क्या फीडबैक था वहाँ? बिल्कुल, ये चीज़ आपका बहुत अच्छा सवाल है। मुझे ये चीज़ देखने को मिली, गुजरों ने कहा कि यही बात तो मीणाओं में आ गई। मैं कल भी एक एक्टिविस्ट है उनसे बात कर रहा था, मैंने उनसे भी कहा था कि अब की बार 2023 के विधानसभा चुनाव में किरोड़ी को लेकर मीणा नाराज है बीजेपी से। 2018 में जब सचिन पायलट सीएम के चेहरा थे, उनको नहीं बनाया तो गुजर नाराज हो गए। लेकिन अब फिर से अगर बीजेपी की बात करें गुजरों की 2023 के विधानसभा चुनाव में, तो गुजरों को सिर्फ और सिर्फ एक झुंझुना पकड़ा दिया। लोगों ने कहा कि हमको सिर्फ गुजरों ने कहा कि झुंझुना पकड़ा दिया, एक राज्य मंत्री बनाया। तो गुजर नाराज हैं। दूसरी चीज़, उस चीज़ को लेकर नाराज है जो मंत्री पद नहीं दिया, उस वहाँ से गुजर सचिन पायलट के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे उस पे आ रहा हूँ ना, उस पे आ रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैंने कहा कि टोंक में जब से सचिन पायलट गए हैं तो वहाँ की राजनीति बदली है, कुछ करवट ली है उसने। अगर वहाँ से 20-30% भी अगर गुजर वोटिंग हरीश मीणा की तरफ पायलट फैक्टर के साथ आ जाती है, या फिर बीजेपी से मंत्री पद में जगह नहीं देने की वजह से अगर टूट कर आती है, तो निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि हरीश मीणा कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रहे हैं। वीरेंद्र भाई, आप भी गुजर समाज से आते हैं, लेकिन आप वहाँ गए थे तो वहाँ से देवली उनियारा से चुनाव लड़े कहीं ना कहीं विजय बैंसला, तो उनका स्टेटमेंट, क्योंकि वो गुजर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, उनका स्टेटमेंट खुल के नहीं आया कि गुजरों को साथ सही नहीं हुआ भारतीय गेम जनता। खेल गए, वो गेम खेल गए। बिल्कुल, विजय बैंसला गेम खेला ना। आप पत्रकार हो, फिर विजय बैंसला से संपर्क करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए कि गेम कैसे खेल गए। गेम खेल गए ना। उन्होंने कहा ना एक दिन मंच पे, भरे मंच पे कहा उन्होंने कि सही समय है, सही वक्त और सही समय सही टाइम है, यही टाइम है मौका बुनाने का। बड़े राजनेता है, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि आप इसको ये ऐसा मत करो, क्योंकि विजय बैंसला भी ये चाहते हैं, देखो ये अंदर की बात है, ये विजय बैंसला ये चाहते हैं कि अगर देवली उनियारा सीट खाली होती है तो बीजेपी सरकार है, मैं यहाँ से विधायक बन जाऊँगा। लेकिन आप देखिए, जो विक्रम सिंह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ता है वो बीजेपी में शामिल हो गया। तो विजय बैंसला के लिए भी देवली, अगर हरीश मीणा चुनाव जीतते हैं तो विजय बैंसला के लिए देवली उनियारा से इतनी राह आसान नहीं होगी जितना सोच रहे हैं। तो विजय बैंसला अंदर लोग ये कह रहे हैं कि विजय बैंसला ने कार सेवा की है, वहाँ के लोगों ने कहा मेरे से, ग्राउंड रिपोर्ट में मैंने बात की। अदर जातीय समीकरण किस करवट जा रहा है, ऐसी वोट बैंक भी आता है, और भी वोट बैंक वहाँ होगी। आपने अच्छे तरीके से कैंपेनिंग वहाँ की थी, तो और वोट बैंक कैसा जा रहा है? मीणा वोट बैंक टोटल हरीश के पक्ष में जा रहे हैं। अब देखिए, मुझे एक चीज़ और देखने को मिली। अब आप देखिए, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर से विधायक हैं, वो नहीं गए वहाँ सवाई माधोपुर में, जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए? ये सबसे बड़ी चीज़ निकल कर आती है। दूसरी तरफ आप देखिए, मैंने एक चीज़ देखने को मिली, वहाँ जाट वोटर हैं लगभग 2.25 लाख, 1,75,000 या 2 लाख के समथिंग जाट वोटर हैं। सुखवीर सिंह जौनापुरिया से जाट इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि जो अजीत मेहता जी जो चुनाव लड़े थे टोंक से बीजेपी से, वो उनका प्रचार करने के लिए नहीं गए, वो तो इसलिए नाराज़ है सुखवीर सिंह जौनापुरिया से। तो मालपुरा टोंक में जाट बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ भी वो नहीं गए क्योंकि वहाँ से गुजर चुनाव लड़ रहा था, वो 44,000 वोट लेके जाता है, इसलिए भी वहाँ सुखवीर सिंह जौनापुरिया बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने के लिए नहीं गए। तो जाट वोटर नाराज है। लोगों ने कहा कि सवाई माधोपुर की जो राजनीति है, सवाई माधोपुर का जो एमपी है, वो जाट निर्धारित करेंगे। क्यों निर्धारित करेंगे? क्योंकि एक तरफ मीणा, एक तरफ गुजर, तो सीधी सी बात है, कास्ट वाइज चुनाव हो गया। गुजर अगर, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि मीणा गुजर, एक तरफ मीणा कैंडिडेट, एक तरफ गुजर कैंडिडेट। अगर 20-30% भी अगर गुजर टूट के पायलट की वजह से अगर, या बीजेपी से नाराजगी की वो अगर कांग्रेस में आते हैं, उधर से जाट वोटर सुखवीर सिंह जौनापुरिया से नाराज हैं, अगर हरीश चौधरी की तरफ आते हैं, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि हरीश चौधरी मजबूत है। चलो भाई, मान लेते हैं चुनाव 4 जून ही बता पाएगा। आपने पेज फंसा हुआ बता दिया टोंक सवाई माधोपुर का भी। आगे की आपकी चुनावी यात्रा की बात करते हैं। आप गए, उसके बाद में कोटा बूंदी, वहाँ का क्या रहा? हरीश मीणा वहाँ का क्या रहा? प्रहलाद गुंजल थे, वो मिलना मैदान में थे। वो कहते ना कि मैंने खूब इश्क का इजहार किया तपती धूप में, लेकिन मुझे सिर्फ वफा मिली। वहाँ बिरला की महीन राजनीति मुझे देखने को मिली। मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था, एक बुजुर्ग ने मेरे से बड़ी, बहुत उसकी आंखों में आंसू थे, ऑफ कैमरे उसने बात की, मैं आज कैमरे के सामने कह देता हूँ। उसने कहा कि बिरला जो है वो जनता को अपंग बनाते हैं, पंगु बना रहे हैं जनता को। बिरला महीन राजनीति करते हैं, बिरला मीठा जहर देते हैं लोगों को।
प्रहलाद गुंजल की हमको नेता ऐसा चाहिए कि जो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चल सके, हमारा प्रतिनिधित्व कर सके, हमको लड़ाका चाहिए। प्रहलाद गुंजल के पक्ष में जनता कैसे गई होगी? लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहना और कांग्रेस का दामन थाम लेना, कैसा क्या चुनाव रहा वहाँ का? क्योंकि चुनाव आपने धरातल से देखा है। मैंने प्रहलाद गुंजल जी से बात की थी, उन्होंने कहा कि मेरा जो कैरेक्टर है, मेरा जो राजनीतिक जीवन है वो इसी तरीके का है, मैं किसी के सामने झुकता नहीं हूँ, झुकता हूँ तो मैं जनता के सामने झुकता हूँ, बाकी मैं किसी के सामने नहीं। प्रहलाद गुंजल को मैं आपको एक अंदर की बात बता देता हूँ। प्रहलाद गुंजल जो हैं बड़े कद के नेता हैं हाड़ौती के। उन्होंने कहा मीडिया ने पूछा कि सचिन पायलट के आने का कोई प्रभाव माहौल बना? उन्होंने कहा ना सीधा सीधा कि माहौल तो पहले ही बन चुका था। ये प्रहलाद गुंजल और बिरला का चुनाव है और वास्तविकता को देखने को मिला। कोटा में सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये मिली कि वहाँ चुनाव किसी बीजेपी और कांग्रेस का नहीं था, वहाँ चुनाव बिरला वर्सेज गुंजल का था। कैंडिडेटों के ऊपर चुनाव हो रहा था, क्षेत्रवाद के ऊपर चुनाव हो रहा था, जाति आधार पर चुनाव हो रहा था। तो प्रहलाद गुंजल जो हैं वो एक बुजुर्ग ने मुझे कही कि पंगु बना रहा है। दूसरी चीज़, हमको ऐसा नेता चाहिए जो हमको लड़ाका चाहिए। तीसरी चीज़ ये निकल कर आती है कि 10 साल से उन्होंने एयरपोर्ट का एक सबसे बड़ा वादा किया बताया। उन्होंने पब्लिक ने कहा कि बिरला ने कहा था कि 2023 का चुनाव 24 का चुनाव मैं तभी लड़ूंगा जब मैं यहाँ एयरपोर्ट ले आऊँगा। प्रहलाद गुंजल लगातार काउंटर करते हुए नजर आए उसको, बिरला जी को। क्या रहेगा यहाँ का चुनाव? कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है, कैसा क्या समीकरण देखा आपने? अब देखिए, एक नेता पूर्वी राजस्थान से जाता है, नरेश मीणा, और हाड़ौती का है वैसे मूल रूप से वो, और जाके वो माहौल चेंज कर देता है। तो प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा ने दोनों ने ही माहौल चेंज किया है और अब की बार ये सीट भी फंसती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बात करते हैं वीरेंद्र भाई, आप उसकी चुनाव यात्रा करते करते आप पूछे जैसलमेर बाड़मेर, शिव का पूरा राजस्थान चुनाव को देख रहा था, शिव से नए विधायक थे, पूरा राजस्थान की कवर थी जैसलमेर बाड़मेर के ऊपर। तो क्या शिव के नए विधायक रविंद्र भाटी उस चुनाव को निकाल पाएंगे? देखिए, रेगिस्तान की तपती धूप में, थपेड़ों में तीनों ही कैंडिडेट पसीने आ रहे थे और प्रचार प्रसार कर रहे थे, और लोग कहते हैं कि घोड़ा कीजिए काट का, पक कीजिए पाषाण, तब पहुँचे जैसाण, ऐसा कुछ है। जैसलमेर पहुंचने में बड़ी देरी हुई, लेकिन जैसलमेर की बात अगर हम करें तो रविंद्र भाटी ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। अब वहाँ एक मैं सीनियर पत्रकार से बात कर रहा था, उन्होंने मेरे से कहा कि अगर कैलाश चौधरी भी जीत जाए तो कोई अचंभा नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो ओबीसी मूल वोटर जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में गए हैं। तो हो सकता है कि कैलाश चौधरी भी चुनाव जीत जाए तो कोई अचंभा नहीं होगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई इतना आश्चर्यचकित बात नहीं होगी अगर कैलाश चौधरी चुनाव जीतता है तो। वैसे लोग कयास लगा रहे हैं, लोगों से मैंने बात की तो लोगों ने कहा कि भाटी। देखिए, एक कैसा माहौल क्रिएटिवेट हुआ है कि हम जब बात करते रेल में, ट्रेन में बात करते हुए गए, भाटी, अरे वो तो चुनाव जीतेगा। क्या ये सोशल मीडिया का चुनाव था? अगर वास्तविकता में अगर ये धरातल पे उतरा है तो फिर भाटी कहीं ना कहीं मजबूत है, लेकिन अगर जिस तरीके से हमने चुनाव को देखा सिर्फ सोशल मीडिया पे हैं तो फिर भाटी, मुझे लग रहा है कि वहाँ भी कांग्रेस की क्या स्थिति? कांग्रेस की मजबूत स्थिति मिली मुझे। वहाँ उम्मीदराम बेनीवाल के साथ एक सिंपैथी जुड़ गई कि वो 18 का चुनाव हार चुके, 23 का विधानसभा चुनाव हार चुके, और जाट जो हैं 4.5 लाख वोट, उन्होंने कैलाश चौधरी को 10 साल देख लिया, तो सिंपैथी मिली है। प्लस में जाटों ने सोचा कि ये भी तो जाट है तो इधर चले जाओ, तो कहीं ना कहीं वो चुनाव भी फंसा हुआ है और उम्मीदराम बेनीवाल कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रहे हैं लोगों को। वीरेंद्र भाई, वहाँ के चुनाव को अगर सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देखा था तो जब नॉमिनेशन या जो चुनावी सभाएं होती है वो कहीं ना कहीं रविंद्र भाटी की इतनी भीड़, वो वोटर्स थे या फिर कहीं ना कहीं बाहर राजस्थान की भीड़ वहाँ जा रही थी? लोगों ने आरोप लगाए, मैंने लोगों से बात की, मैं ट्रेन में जा रहा था, हमने बात की एक लड़के से, बालोतरा का था, उसने कहा कि भाटी की भीड़ में 75% आदमी बाहर के थे। ये आरोप लगे उनके ऊपर। तो अगर ये आरोप, अगर वास्तविकता में जनता अगर सही है, आरोप सत्य हैं, तो फिर भाटी कहीं डगमगा सकती है। यहाँ का मुकाबला त्रिकोणीय है, कोई भी चुनाव जीत सकता है। बिल्कुल, कोई भी भाटी अगर जिस तरीके से सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार हुआ वो पब्लिक वास्तविक वोटर के रूप में तब्दील होगी तो फिर भाटी मजबूत है। लेकिन ये त्रिकोणीय है, फंसा हुआ है ये चुनाव, इसके बारे में कहना इतना आसान नहीं होगा। तीनों लोकसभा को लेकर बातचीत करी, लगातार
वीरेंद्र भाई ग्राउंड पे गए भी हैं और जनता से फीडबैक उठाने की कोशिश भी की है और नेताओं से भी टकराने की कोशिश की है। हमें तो 4 जून बताएगी कि जनता किसको चुनाव जिताएगी, लेकिन 4 जून का परिणाम का इंतजार है। क्या होता है इन तीनों लोकसभा सीटों पर, आप हमारे साथ देख रहे हैं न्यूज़ तक राजस्थान। हमारे साथ वीरेंद्र जी थे और मैं तेज मीडिया ग्रुप से तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।